नमस्कार, मैं कौशलेंद्र मिश्र टीजीटी हिंदी केंद्रीय विद्यालय कहलगांव उपस्थित हूँ कक्षा 8 के विद्यार्थियों के लिए उनकी हिंदी की पूरक पाठ्यपुस्तक भारत की खोज का पाठ युगों का दौर लेकर। युगों का दौर पाठ पर हमने 3 कक्षाएं कर ली हैं। अब ये चौथी कक्षा है इस पाठ की। तो हम पीछे के जो विषय पढ़ाए गए हैं उनको आप दोहराने के क्रम में एक बार ज़रूर देख लें। उन वीडियोज़ को वो इसी चैनल पर उपलब्ध हैं। अब विकास और ह्रास जो उपशीर्षक है उसको हम पढ़ते हैं। ईसवी सन के पहले हजार वर्षों में भारत में आक्रमणकारी तत्वों और आंतरिक झगड़ों के कारण बहुत उतार चढ़ाव आए। फिर भी यह समय ऊर्जा से उफान मतलब उत्साह और सभी दिशाओं में अपना प्रसार करते हुए कर्मठ राष्ट्रीय जीवन का समय रहा है। उस समय क्या थी, बहुत सारे आंतरिक झगड़े थे और बाहर से भी आक्रमणकारी तत्व आ रहे थे, लेकिन ये समय किसका था कि लोग क्या थे, सब ऊर्जा से भरे हुए, उत्साह से परिपूर्ण थे और सभी दिशाओं में अपनी संस्कृति का, अपनी सभ्यता का, अपने गुणों का प्रसार करने के कर्मठ राष्ट्रीय जीवन का समय रहा। ईरान, चीन, यूनानी जगत, मध्य एशिया से उसका संपर्क बढ़ता है और इस सबसे बढ़कर पूर्वी समुद्रों की ओर बढ़ने की शक्तिशाली प्रेरणा पैदा होती है। परिणाम स्वरूप भारतीय उपनिवेशों की स्थापना और उपनिवेश यानी कॉलोनी बस्ती, तो परिणाम स्वरूप भारतीय उपनिवेशों की स्थापना और भारतीय सीमाओं को पार कर दूर दूर तक भारतीय संस्कृति का प्रसार होता है। भारतीय जो संस्कृति है, सभ्यता, रिवाज, जीवन शैली है, वो यहाँ की भारतीय सीमाएं जहाँ तक निर्धारित है भौगोलिक स्थिति में कि यहीं तक भारत है, उसके पार भी वो क्या हुआ, उनका प्रसार हुआ। इस हजार वर्षों के बीच के समय में यानी चौथी शताब्दी के आरंभ से लेकर छठी शताब्दी तक गुप्त साम्राज्य समृद्ध होता है। इन हजार वर्षों के बीच में चौथी शताब्दी के आरंभ से लेकर छठी शताब्दी तक गुप्त साम्राज्य समृद्ध होता है। यह भारत का स्वर्ण युग कहलाता है। तो अर्थात भारत का स्वर्ण युग कहलाने वाला समय कौन सा है, तो चौथी शताब्दी के आरंभ से लेकर छठी शताब्दी तक। आप अपनी उत्तर पुस्तिका लेकर ही बैठें और जो महत्वपूर्ण बातें हैं उसको लिखते चलें। इस युग के संस्कृत साहित्य में एक प्रकार की प्रशांति मतलब शांति और आत्मविश्वास और आत्माभिमान की दीप्ति यानी होता है प्रकाश, चमक और उमंग दिखाई पड़ती है। अर्थात क्या है, इस युग का संस्कृत साहित्य भी बहुत समृद्ध है। उसमें क्या है, एक शांति है। शांति कैसी शांति है, विद्वानों वाली शांति है। आत्मविश्वास है, अपने ऊपर विश्वास है और आत्माभिमान है, अपने ज्ञान पे, अपने खोज पे, अपनी सिद्धांतों पे क्या है, अभिमान है। ये सकारात्मक अर्थ में है, ये घमंड नहीं है। घमंड क्या है, नकारात्मक अर्थ है, लेकिन आत्माभिमान क्या है, सकारात्मक है। स्वर्ण युग के समाप्त होने से पहले ही कमजोरी और ह्रास के लक्षण भी प्रकट होने लगते हैं। उत्तर पश्चिम से गोरे हुड़ों के दल आते हैं, जो हमने पढ़ा था, और बार बार वापस खदेड़ दिए जाते हैं। खदेड़ना मतलब भगाना, खदेड़ना यानी भगाना। किंतु धीरे धीरे वे उत्तर भारत में अपनी राह बना लेते हैं और आधी शताब्दी यानी 50 वर्षों तक पूरे उत्तर में अपने को राजसत्ता के रूप में प्रतिष्ठित कर लेते हैं। प्रतिष्ठित करना मतलब आसीन कर लेना, अपने आप को वो क्या कर लेते हैं, राजसत्ता, राज्य कर्म जो है उसको संभालने लगते हैं, वो शासन में आ जाते हैं। इसके बाद अंतिम गुप्त सम्राट मध्य भारत के एक शासक यशोवर्मन के साथ मिलकर, क्या नाम है उनका, यशोवर्मन के साथ मिलकर बहुत प्रयत्न करके हुड़ों को बाहर करता है। मतलब अंतिम जो गुप्त शासक है वह मध्य भारत के एक शासक यशोवर्मन के साथ मिल करके, दो लोग मिलते हैं, दो राजा मिलते हैं और बहुत प्रयत्न करके हुड़ों को देश से बाहर करते हैं। इस लंबे संघर्ष ने भारत को राजनीतिक और सैनिक दोनों दृष्टियों से दुर्बल बना दिया। क्या होता है, जब संघर्ष होता है, युद्ध होता है, तो उसमें क्या होता है, व्यय बहुत ज़्यादा होता है। मानसिक जो उलझनें होती हैं, एक तनाव का माहौल होता है, उससे कई प्रकार की हानियाँ होती हैं। युद्ध में जाहिर सी बात है खर्च भी बहुत ज़्यादा होता है, तो क्या करता है, वो देशों को उनकी शक्ति कम करता है। हुड़ों के उत्तर भारत में बस जाने के कारण लोगों में धीरे धीरे एक अंदरूनी परिवर्तन घटित हुआ। हुड़ों के पुराने वृत्तांत यानी विवरण कठोरता और बर्बर व्यवहार से भरे पड़े हैं। बर्बर यानी बहुत ही बुरे व्यवहार से, ऐसा व्यवहार जो युद्ध और शासन के भारतीय आदर्शों से एकदम भिन्न है। 7वीं शताब्दी में हर्ष के शासनकाल में आधुनिक उज्जैन,
हर्ष का शासन कब था? 7वीं शताब्दी में। तो उस समय जो राजधानी थी शासनकाल में उज्जैनी, आधुनिक उज्जैन, जो गुप्त शासकों की शानदार राजधानी थी, फिर से कला, संस्कृति और एक शक्तिशाली साम्राज्य का केंद्र बनती है। लेकिन आने वाली सदियों में वह भी कमज़ोर पड़कर धीरे धीरे खत्म हो जाती है। 9वीं शताब्दी में गुजरात का मिहिर भोज उत्तर और मध्य भारत में छोटे छोटे राज्यों को मिलाकर एक संयुक्त राज्य कायम करके कन्नौज को अपनी राजधानी बनाता है। तो 9वीं शताब्दी में एक क्या है शासक है? गुजरात का शासक है मिहिर भोज। वो क्या करता है? उत्तर और मध्य भारत में छोटे छोटे राज्यों को मिलाकर एक संयुक्त राज्य कायम करके कन्नौज को अपनी राजधानी बनाता है। एक बार फिर साहित्यिक पुनर्जागरण होता है जिसके प्रमुख व्यक्तित्व राजशेखर हैं। पुनर्जागरण से जैसे आप समझ रहे हैं क्या होता है कि पुनः जागना, अर्थात जो चीज़ सुप्त हो चुकी है, जो साहित्यिक पुनर्जागरण, जो साहित्य क्या है अब अपने सुप्त हो गया था, जिसमें नई चीज़ें नहीं आ रही थी, फिर से उसका क्या होता है? पुनर्जागरण होता है और फिर में उनमें नया निखार आ जाता है, जिसके प्रमुख व्यक्तित्व राजशेखर हैं। 11वीं शताब्दी के आरंभ में एक बार फिर एक दूसरा भोज सामने आता है जो बहुत पराक्रमी और आकर्षक है और उज्जैनी फिर एक बड़ी राजधानी बनती है। उज्जैनी यानी वर्तमान में जो उज्जैन जगह है वो क्या है? उज्जैनी कोई कहते हैं। यह भोज उज्जैनी प्राचीन काल में किसको कहते थे? ये प्रश्न हो सकता है। तो उज्जैनी प्राचीन काल में जो वर्तमान में उज्जैन है उसे कहते थे। यह भोज बड़ा अद्भुत व्यक्ति था। भोज भी क्या एक शासक था जिसने अनेक क्षेत्रों में प्रतिष्ठा हासिल की। वह वैयाकरण और कोशकार था। वैयाकरण यानी व्याकरण के बारे में जानकारी रखने वाला, व्याकरण का ज्ञाता। वैयाकरण यानी व्याकरण का ज्ञाता और कोशकार यानी शब्दकोश की रचना करने वाला। कोशकार यानी शब्दकोश, जो इसको अंग्रेजी में डिक्शनरी कहते हैं, उसकी रचना करने वाला। साथ ही उसकी दिलचस्पी भेषज और खगोल शास्त्र में थी। भेषज यानी होता है दवा, उपचार, आरोग्य लाभ कराने वाला। भेषज कौन होता है? दवा, उपचार, जो आज वैद्य है उसे ही भेषज कहते थे। दवा, उपचार, आरोग्य लाभ कराने वाला। और खगोल शास्त्र यानी आकाशीय नक्षत्रों, ग्रहों आदि का वर्णन करने वाला शास्त्र। आकाशीय नक्षत्रों, ग्रहों आदि का वर्णन करने वाला शास्त्र क्या है? तो उसकी रुचि, जो भोज जो शासक था उसकी रुचि किसमें थी? वैयाकरण था, व्याकरण का ज्ञाता था, वह शब्दकोश का रचना करने वाला था, वह जो वैद्य कर्म है उसमें भी रुचि रखने वाला था और साथ साथ जो आकाशीय नक्षत्रों, ग्रहों का वर्णन करने वाला शास्त्र है उसमें भी उसकी रुचि थी। उसने इमारतों का निर्माण कराया और कला एवं साहित्य का संरक्षण किया। संरक्षण यानी रक्षा। वह स्वयं कवि और लेखक था जिसके नाम से कई रचनाएं मिलती हैं। उसका नाम महानता, विद्वता और उदारता के प्रतीक के रूप में, उदारता मतलब दयालुपन के रूप में, लोक कथाओं और किस्सों का हिस्सा बन गया है। लोक कथाएं यानी जो लोक में सामान्य लोगों के बीच में प्रचलित हैं, जो क्रमशः पीढ़ी दर पीढ़ी एक दूसरे को सुनाते हुए चली आ रही हैं। इन तमाम चमकदार टुकड़ों के बावजूद एक भीतरी कमजोरी ने भारत को जकड़ रखा है, जिससे उसकी राजनीतिक प्रतिष्ठा ही नहीं बल्कि उसके रचनात्मक क्रियाकलाप भी प्रभावित होते दिखाई पड़ते हैं। जब क्या है, जब बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को लेकर के तनाव होगा, दिमाग में उसके प्रति कुछ क्लिष्टताएं होंगी, तो जाहिर सी बात है रचनात्मक क्रियाकलाप प्रभावित होते हैं, क्रिएटिविटी प्रभावित होती है। यह प्रक्रिया बहुत धीमी गति से चलती रही और इसने दक्षिण भारत की तुलना में उत्तर भारत को जल्द प्रभावित किया। वस्तुतः दक्षिण आक्रमणकारियों के लगातार हमलों का मुकाबला करने के दबाव से बचा रहा। उत्तर भारत की अनिश्चित स्थिति से बचाव के लिए बहुत से लेखक, कलाकार और वास्तुशिल्पी दक्षिण में जाकर बस गए। कल भी हमने पढ़ा था कि उत्तर भारत पे लगातार हमले हो रहे थे, तो यहाँ के जो शिल्पी थे, वास्तुशिल्पी, लेखक, कलाकार और ये लोग सब कहाँ चले गए? दक्षिण भारत में। दक्षिण के वास्तुशिल्पी यानी वास्तुकार यानी होता है भवन निर्माण करने वाला। तो वास्तुशिल्पी कौन? जो भवन निर्माण कला की कला जानता हो। दक्षिण के शक्तिशाली राज्यों ने इन लोगों को रचनात्मक कार्य के लिए ऐसा अवसर दिया होगा जो उन्हें दूसरी जगह नहीं मिला। गरचे उत्तरी भारत छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था, पर जीवन वहाँ समृद्ध था और वहाँ कई केंद्र सांस्कृतिक और दार्शनिक रूप दृष्टि से सक्रिय थे, हमें एक्टिव थे, बहुत ज़्यादा ही वो इन कार्यों को संपन्न करा रहे थे। हमेशा की तरह बनारस धार्मिक और दार्शनिक विचारों का गढ़ था। गढ़ यानी केंद्र, गढ़ यानी केंद्र। लंबे समय तक
कश्मीर भी बौद्धों और ब्राह्मणों के संस्कृत ज्ञान का बहुत बड़ा केंद्र रहा। भारत में बड़े बड़े विश्वविद्यालय रहे। इसमें सबसे प्रसिद्ध नालंदा था, जिसके विद्वानों का पूरे भारत में आदर किया जाता था। यहाँ चीन, जापान और तिब्बत से विद्यार्थी आते थे, बल्कि कोरिया, मंगोलिया और बुखारा से भी, अर्थात चीन, जापान, तिब्बत से ही नहीं आते थे विद्यार्थी, कोरिया, मंगोलिया और बुखारा से भी आते थे। धार्मिक और दार्शनिक विषयों, बौद्ध और ब्राह्मण दोनों के अनुसार के अलावा दूसरे विषयों की शिक्षा भी दी जाती थी। केवल धार्मिक और दार्शनिक विषयों की शिक्षा नहीं दी जाती थी, यहाँ पे अन्य विषयों की भी शिक्षा दी जाती थी। कला और वास्तुशिल्प के विभाग थे। कला की पढ़ाई करने वाले, अध्ययन कराने वाले विभाग थे, और वास्तुशिल्प, भवन निर्माण कला की पढ़ाई कराने वाले भी विभाग थे। वैद्यक का विद्यालय था। वैद्यक यानी दवा उपचार आदि करने वाले। कृषि विभाग था। डेयरी फार्म, जिसमें क्या होता है, पशुपालन आदि के बारे में, और पशु थे। विदेशों में भारतीय संस्कृति का प्रसार ज़्यादातर नालंदा के विद्वानों ने किया है। अब लिख लेंगे प्राचीन भारत के विश्वविद्यालयों के नाम लिखें। तो पहला विश्वविद्यालय आप लिख दिए, क्या है, नालंदा विश्वविद्यालय। दूसरा विश्वविद्यालय है, देखिए, इसके अलावा बिहार में आज के भागलपुर के पास विक्रमशिला, और आपके भागलपुर में ये क्या है, विक्रमशिला जो विश्वविद्यालय, उसका जिक्र है। और काठियावाड़ में वल्लभी विश्वविद्यालय थे। इनको सबको आप लिख लेंगे। कौन से, नालंदा, विक्रमशिला और वल्लभी विश्वविद्यालय, 3 विश्वविद्यालयों के नाम हो गए। एक और विश्वविद्यालय था जो कि क्या था, तक्षशिला। गुप्त शासकों के समय में उज्जैनी विश्वविद्यालय का उत्कर्ष हुआ, ये भी लिख लेंगे, उज्जैनी विश्वविद्यालय। दक्षिण में अमरावती विश्वविद्यालय था। सबके नाम लिख लेंगे। जो जो सहस्राब्दी, शताब्दी समाप्ति पर आती है, सहस्राब्दी यानी 1000 वर्ष, 1000 ईस्वी जब समाप्ति पर आती है, यह सब सभ्यता के तीसरे पहर जैसा लगने लगता है। दक्षिण में अब भी तेजस्विता और शक्ति शेष थी, और वह कुछ और शताब्दियों तक बनी रही। ऐसा लगता है जैसे हृदय स्तंभित हो चला हो, उसकी धड़कनें मंद होने लगी हो। स्तंभ यानी क्या होता है, एकदम टिक जाना, फिर क्या होना, उससे अधिक आगे पीछे न होना। कैसे होता है, स्तंभ हिलते हैं, मकान में जो स्तंभ मकान को आधार देते हैं वो हिलते कहाँ है, तो अर्थात क्या है, हृदय एकदम उसका अब कुछ नया नहीं हो रहा था। 8वीं शताब्दी में शंकर के बाद कोई महान दार्शनिक नहीं हुआ। शंकर के बाद कोई महान दार्शनिक, तो शंकर क्या थे, महान दार्शनिक थे। शंकर भी दक्षिण भारतीय थे। ब्राह्मण और बौद्ध दोनों धर्मों का ह्रास होने लगता है। ह्रास यानी होता है कमी, छीड़ता। और पूजा के विकृत रूप, विकृत यानी बिखरे हुए रूप, क्या है, जो कि सही नहीं है, विकृत रूप सामने आने लगते हैं। विशेषकर तांत्रिक पूजा और योग पद्धति के भ्रष्ट रूप। योग जो आप जानते हैं, योग कैसे, योग के बारे में अभी योग दिवस मनाया गया, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, लेकिन उसके क्या हो गए, उसके भ्रष्ट रूप, यानी क्या है, ऐसे रूप जो कि सही नहीं थे, वो क्या हो गए, प्रचलन में आ गए। साहित्य में भवभूति, 8वीं शताब्दी आखिरी बड़ा व्यक्ति था। गणित में आखिरी बड़ा नाम भास्कर द्वितीय 12वीं शताब्दी का था। कला में ईवी हैवेल के अनुसार 7वीं या 8वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी तक भारतीय कला का महान युग था। यही समय यूरोप में गॉथिक कला के चरम विकास का समय था। गॉथिक कला यानी स्थापत्य कला की एक शैली जिसका उद्गम 12वीं सदी के मध्य फ्रांस में हुआ और 16वीं सदी के मध्य तक पश्चिमी यूरोप में विद्यमान थी। फिर बोलते हैं, गॉथिक कला यूरोप में थी प्रचलित। स्थापत्य कला की एक शैली जिसका उद्गम 12वीं सदी के मध्य फ्रांस में हुआ और 16वीं सदी के मध्य तक पश्चिमी यूरोप में विद्यमान थी। प्राचीन भारतीय कला की रचनात्मक प्रवृत्ति का ह्रास स्पष्ट रूप से 16वीं शताब्दी में होने लगा। मेरा ख्याल है कला के क्षेत्र में भी उत्तर की अपेक्षा दक्षिण भारत में ही पुरानी परंपरा ज़्यादा लंबे समय तक कायम रही। उपनिवेशों में बसने के लिए, उपनिवेश यानी बस्ती, किसी देश की कहीं अन्य देशों में जो बस्ती होती है उसको क्या कहते हैं, उपनिवेश। तो उपनिवेशों में बसने के लिए आखिरी बड़ा दल दक्षिण में 9वीं शताब्दी में गया था, लेकिन दक्षिण के चोल वंशी 11वीं शताब्दी में तब तक एक बड़ी समुद्र शक्ति बने रहे जब तक उन्हें श्रीविजय ने परास्त करके उन पर विजय नहीं प्राप्त कर ली। समय के साथ भारत क्रमशः अपनी प्रतिभा और जीवन शक्ति को खोता जा रहा था। यह प्रक्रिया बहुत धीमी थी और कई सदियों तक चलती रही। इसका आरंभ उत्तर में हुआ और अंत में दक्षिण पहुंच गई। यह राजनीतिक पतन और सांस्कृतिक गतिरोध के कारण क्या थे? राधाकृष्णन का कहना है कि भारतीय दर्शन ने अपनी शक्ति राजनीतिक स्वतंत्रता के साथ खो दी।
यह सही है कि राजनीतिक स्वतंत्रता खो जाने से सांस्कृतिक ह्रास अनिवार्य रूप से शुरू हो जाता है। मतलब यहाँ की राजनीति में कौन दूसरे ऐसे लोग सक्रिय हो गए जो यहाँ के लोगों को सोचने समझने का, खुलकर सोचने समझने का अधिकार नहीं दे रहे थे। लेकिन राजनीतिक स्वतंत्रता तभी छिनती है जब उससे पहले किसी तरह का ह्रास शुरू हो जाता है। भारत जैसा विशाल, अतिविकसित और अत्यंत सभ्य देश बाह्य आक्रमण के सामने तभी हार मानेगा जब या तो भीतर से खुद पतनशील हो या आक्रमणकारी युद्ध कौशल में उससे आगे हो। जो बाहर से आया हो वह युद्ध द्वारा वो क्या है, उससे आगे हो, वह युद्ध द्वारा उसको पराजित कर लिया हो, या खुद से वो पतन पे बढ़ रहा हो। भीतरी ह्रास भारत में इन 1000 वर्षों के अंत में बिल्कुल स्पष्ट दिखाई पड़ता है। हर सभ्यता के जीवन में ह्रास और विघटन के दौर बार बार आते हैं, पर विघटन यानी समाप्त होने की तरफ बढ़ना, पर भारत ने उनसे बचकर नए सिरे से अपना कायाकल्प कर लिया। कायाकल्प करना मतलब क्या किया, अपने को पुनः एक नए रूप में तैयार किया। उसमें एक ऐसा सक्रिय अंतस्थल था जो नए संपर्कों से अपने को हमेशा ताज़ा रूप देकर फिर से अपना विकास करता रहा। कुछ इस रूप में कि अतीत से भिन्न होकर भी उसके साथ गहरा संबंध बना रहा। भारत में हमेशा से व्यवहार में रूढ़िवादिता और विचारों में विस्फोट का विचित्र संयोग रहा है। विचारों में विस्फोट यानी बहुत नए नए विचारों का यहाँ प्रणयन होता है और बहुत ही ज़्यादा संख्या में वैचारिक लोग जो कि अपने अपने अलग विचार रखते हैं यहाँ पे रहे हैं। और रूढ़िवादिता मतलब रूढ़ियों को मानने वाले, रूढ़ी जो क्या है, पीढ़ी दर पीढ़ी कोई एक बात जिसका कोई तार्किक आधार हो या ना हो वह चलती आ रही है। सभ्यताओं के ध्वस्त होने के हमारे सामने बहुत से उदाहरण हैं। इनमें सबसे उल्लेखनीय उदाहरण यूरोप की प्राचीन सभ्यता का है, जिसका अंत रोम के पतन के साथ हुआ। सभ्यताएं क्या है, बहुत सारी ध्वस्त होती रहती हैं, लेकिन भारतीय सभ्यता का ऐसा नाटकीय अंत न उस समय हुआ न बाद में, किंतु उत्तरोत्तर पतन साफ दिखाई पड़ता है। उत्तरोत्तर मतलब निरंतर बढ़ता हुआ, निरंतर क्या है, निरंतर बढ़ता हुआ पतन साफ दिखाई पड़ता है। शायद ये भारतीय समाज व्यवस्था के बढ़ते हुए कट्टरपन और गैर मिलनसारी का अनिवार्य परिणाम था। कट्टर यानी होता है अंधाधुंधता, अर्थात किसी संप्रदाय विचार को आंख मूंद कर मानना। किसी संप्रदाय या विचार को आंख मूंद कर मानना क्या है, कट्टरपन है। और वह क्या करना, उसके लिए अति उत्साह से काम करना। उसके लिए क्या करना, अति उत्साह से, इसके जो नियम है माने जाने चाहिए, इसके लिए एकदम कट्टर हो जाना, जिन्हें मरने पे आ जाना, ये सब क्या है, कट्टरता है। और गैर मिलनसारी मतलब मिलने जुलने की आदत न होना। मिलनसार यानी जो कि घुलता मिलता हो, किसी से दूसरों से बातचीत करता हो, समझता हो, उससे अपनी बातें रखता हो। और गैर मिलनसारी मतलब जो मिलनसार न हो, व्यवहारिक न हो का अनिवार्य परिणाम था, जिसे यहाँ की जाति व्यवस्था में देखा जा सकता है। जहाँ भारतीय विदेश चले गए, जैसे दक्षिण पूर्वी एशिया में, वहाँ उनकी मानसिकता, रीति रिवाज और अर्थव्यवस्था किसी में इतना कट्टरपन दिखाई नहीं पड़ता। अगले 400-500 वर्ष तक वे इन उपनिवेशों में फले फूले और उन्होंने तेजस्विता और रचनात्मक शक्ति का परिचय दिया। स्वयं भारत में गैर मिलनसारी की भावना ने उनकी रचनात्मकता को नष्ट कर दिया। जीवन निश्चित चौखटों में बंट गया, जहाँ हर आदमी का धंधा स्थायी और नियत हो गया। देश की सुरक्षा के लिए युद्ध करना क्षत्रियों का काम हो गया। ब्राह्मण और क्षत्रिय वाणिज्य व्यापार को नीची नज़र से देखते थे। नीची जाति वालों को शिक्षा और विकास के अवसरों से वंचित रखा गया और उन्हें अपनों से ऊंची जाति के लोगों के अधीन यानी उनकी स्वतंत्रता में रहना सिखाया गया। भारत के सामाजिक ढांचे ने भारतीय सभ्यता को अद्भुत दृढ़ता दी थी। उसने गुटों को शक्ति दी और उन्हें एकजुट किया, लेकिन यह बात बृहत्तर एकता और विकास के लिए बाधक हुई। इसने दस्तकारी, शिल्प, वाणिज्य और व्यापार का विकास किया। दस्तकारी यानी हस्तकला, लेकिन हमेशा अलग अलग समुदायों के भीतर। इस तरह खास ढंग के धंधे पुश्तैनी बन गए। पुश्तैनी यानी पूर्वजों से क्रमशः आगे की पीढ़ियों में मिलते जाने वाले, मतलब क्या है, जो लकड़ी का काम करने वाला है, जो लोहे का काम करने वाला है, क्रमशः वही काम करते रहेंगे। और नए ढंग के कामों से बचने और पुरानी लकीर पीटते रहने की प्रवृत्ति
पैदा हुई। पुरानी लकीर पीटना यानी पुरानी प्रथा पर चलना, पुरानी लकीर पीटना यानी पुरानी प्रथा पर चलना। लिख लेंगे, पुरानी लकीर पीटना यानी पुरानी प्रथा पर चलना। इससे बड़ी संख्या में लोगों को विकास के अवसरों को वंचित करते हुए उन्हें स्थायी रूप से समाज की सीढ़ी में नीचा दर्जा देकर यह मूल्य चुकाया गया। इसी कारण हर तरफ ह्रास हुआ, विचारों में, दर्शन में, राजनीति में, युद्ध की पद्धति में, बाहरी दुनिया के बारे में जानकारी और उसके साथ संपर्क में, साथ ही क्षेत्रीयता के भाव बढ़ने लगे। भारत की अखंडता की अवधारणा के स्थान पर सामंतवाद और गिरोहबंदी की भावनाएं बढ़ने लगी। सामंतवाद यानी वह व्यवस्था जिसमें शासन कुछ कुलीन व धनी वर्ग के हाथों में रहता है। सामंतवाद वह व्यवस्था जिसमें शासन कुछ कुलीन व धनी वर्ग के हाथों में रहता है। और गिरोहबंदी यानी गुटबाजी की भावनाएं बढ़ने लगी और अर्थव्यवस्था क्या हो गई, संकुचित हो गई। इसके बावजूद जीवनी शक्ति और अद्भुत दृढ़ता बची हुई थी और इसके साथ लचीलापन, लचीलापन मतलब ऐसी स्थिति जिसमें दबाव क्या है, छूट देने वाला है। दबाव क्या, वो दबाव किसी भी डाले तो वो उस हिसाब से ढल गया और फिर वापस से वह अपनी पूर्व स्थिति में आ गया। अर्थात क्या है, उसमें बहुत ज़्यादा छूट थी और अपने को ढालने की क्षमता, इसलिए वह बचा रह सका, नए संपर्कों और विचारधाराओं का लाभ उठा सका और कुछ दिशाओं में प्रगति भी कर सका। लेकिन यह प्रगति अतीत के बहुत से अवशेषों से जकड़ी रही और बाधित होती रही। तो ये पाठ आपका ख़त्म होता है, युगों का दौर। तो आप सभी वीडियो देखेंगे, मेरा निवेदन है। सभी आज 4 वीडियो हो गए इस पार्ट के, तो ये 4 वीडियो आप देखेंगे। जितने भी प्रश्न मैंने ज़रूरी बताए हैं उनको लिखते चलेंगे। और क्या है कि इस पे आप कोशिश करें कि सुलेख लिखने का भी प्रयास करें। इस पाठ का जो पाठ जो है यह है कि आपको इसके अधिक से अधिक पढ़ने का प्रयास करें। इससे क्या है, आपके वाचन क्षमता के विकास के लिए है, आप चीज़ों को प्रति अपने दृष्टिकोण बना सकें। आपने इस पाठ से क्या समझा ये अपने शब्दों में लिख कर जरूर दिखाएं। एक पेज पर इसको लिख के दिखाएं, एक पृष्ठ पर। और इसके साथ साथ सभी वीडियोज को देखें। कोई भी दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।